हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड। ओके। आज इस वीडियो में मैं बुद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैन धर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, वैदिक धर्म के क्वेश्चन सारे अपलोड कर चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। ओके, तो जो अभी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा और जो एमपी पीसीएस है, बीपीएससी है, इनके प्रीलिम्स की परीक्षाओं में ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये निश्चित रूप से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछते हैं। तो ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चन होंगे ये बुद्ध धर्म से संबंधित। ये आपने कर लिया तो आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ज़्यादा मतलब एलेबरेट नहीं करूंगा मैं। वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना है तो बुद्ध धर्म से संबंधित 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, जो मेरी एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके उन तीनों को देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट तो पूरे एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वो करने के बाद फिर आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, तो पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से आपको आ जाएगा। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ये पूछा है यूपी पीसीएस में। और उनके पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य वंश के प्रमुख थे ये, और माता का नाम माया देवी, ये कोलीय वंश से थी। ठीक है, उसके बाद किस राज्य के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये जो मैंने बताया, तो ये कहाँ से मालूम चलता है इनके जन्म स्थान के बारे में? तो आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन जानते हो कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, लुम्बिनी में। ठीक है, तो ये किस अभिलेख से मालूम होता है हमको? अशोक का अभिलेख। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया, 2004 में, 7 में, 11 में। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। तो अशोक के अभिलेख से मालूम चलता है हमको कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ओके, और रूमिनदाई अभिलेख भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के रूमिनदाई अभिलेख से। ओके, तो देखो कितनी बार पूछा गया, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देन बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। देन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी डेथ, ओके, मृत्यु, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मल्ल देश में कुशीनगर, मल्ल देश की कैपिटल थी कुशीनगर, वहां पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। देखो कितनी बार पूछा है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। ओके, अंतिम व्यक्ति सुभद्र, 2013 में, 2016 में आरओ की परीक्षा में पूछा है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो कोई इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ये मतलब ओल्ड पेपर्स में ही मिलते हैं। आप कहीं पढ़ने जाओगे तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई थी। ओके, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? देखो, ये जो इनका पहला प्रवचन था, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, ये देखो 3 बार पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। ओके, तो जो श्रावस्ती है, ये कौशल की राजधानी है। देन बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में ये कौशाम्बी आए थे। इसको यार ये रटना है आपको, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, रट लेना। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। जो प्रथम संगीति हुई थी, जो पहली बुद्ध समिट हुई थी, वो राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु के साथ ही उसी टाइम ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। ओके, तो ये भी देखो 2-3 बार पूछा है। सप्तकर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? राजगृह में, क्योंकि ये जो संगीति हुई थी, समिट हुई थी, ये यहीं पर हुई थी। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह में। ओके, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में ये हुई थी। देखो यहाँ से ऐसे पूछा है, कश्मीर में, ये बीपीएससी में पूछा था। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई?
कनिष्क के शासनकाल में ये महायान शाखा प्रकट हुई थी। तो ये जो समिट हुई थी इसमें बौद्ध धर्म दो पार्ट में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। ठीक है। तो जो ये द्वितीय समिट हुई थी ये वैशाली में हुई थी और कालाशोक राजा थे उस टाइम। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक। ठीक है। और चतुर्थ ये आपके कनिष्क के काल में कश्मीर में हुई थी। यानी भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश। ठीक है। मृग सहित चक्र जो आप देखोगे, जो ये पिक्चर है, ये प्रथम उपदेश को दर्शाती है। ये भी पूछा है। जन्म को कैसे दिखाया गया है? कमल के माध्यम से, है ना। ये जो मैंने बताया चित्र, तो कमल उनके जन्म को प्रदर्शित करता है। धर्म चक्र प्रवर्तन ये प्रथम प्रवचन है। बोधि वृक्ष दिखाता है महाबोधि को। ठीक है। और घोड़ा उनके त्याग को दिखाता है, जब वो घर छोड़ के घर का त्याग करते हैं। ठीक है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है। ये बोध गया। बोध गया जो पवित्र बौद्ध स्थल है, ये निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक काल में इसको फल्गु नदी बोलते हैं। ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। टारगेट यूपीपीएससी ROARO, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, इस पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ये पर्टिकुलर ROARO के लिए है, और जो लोग यूपीपीएससी की बाकी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीपीएससी स्टडी सर्कल। ठीक है। इन दोनों ही ग्रुप पे मैं अपने सारे वीडियोस के लिंक और ये पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। तो जैसे कई बार क्या होता है कि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, आपने सब्सक्राइब किया भी है, इसके बावजूद आपके मोबाइल पे लिंक नहीं आता, कभी मेरे पास ही मेरे वीडियो का लिंक नहीं आता है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, मैं उस पर लिंक डालता रहता हूँ, वो आपको फेसबुक के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी आप आके भी चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। ठीक है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। ठीक है। इस पे इन्होंने बहुत फोकस किया है कि आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। ठीक है। देवदत्त इनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नहीं, किसी को भी इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, और इन्होंने कहा था कि जो उनके उपदेश होंगे वही आगे उनका नेतृत्व करेंगे, है ना। देन बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? वैशाली में। ठीक है। वैशाली में सबसे पहले ये अनुमति दी गई थी, और सर्वप्रथम स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ली थी। ओके। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। देन त्रिपिटक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध धर्म के उपदेशों का सार संग्रह है। ये कितनी बार पूछा है? बहुत बार पूछा है। किस बौद्ध धर्म से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। ठीक है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। ठीक है। तो यहां से आपको इनके बौद्ध धर्म के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है। विनय पिटक, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। और बौद्ध धर्म के किस साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ठीक है। तो सूत पिटक। दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बुद्ध साहित्य की, बुद्ध लिटरेचर की, सूत पिटक और विनय पिटक। तो सूत पिटक में जो इनके उपदेश हैं भगवान बुद्ध के, वो इसमें लिखे हुए हैं। और विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन बुद्ध धर्म के, जो मॉन्क्स होंगे, भिक्षु होंगे, उनको कैसे रहना है विहार के अंदर, सभी चीजें बताई गई हैं, है ना। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, वो क्या था? तो ये जो समारोह है, इसमें क्या होता था? वर्षा ऋतु के दौरान जो मठ में ये जो सभी भिक्षु रहा करते थे, तो वो अपने इस पर्व के दौरान उनसे वो क्या करते थे? अपराधों की स्वीकारोक्ति किया करते थे। ठीक है। मतलब उनसे जो भी गलतियां हुई होती थी पिछले साल भर में जो भी है, तो वहां पे उसका कन्फेशन करते थे कि मुझसे ये गलती हुई है। ठीक है। तो उस प्रक्रिया को पवरन कहा जाता था, एक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद अशोकाराम विहार कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। ये बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यूपी में भी पूछा है, देखो कोई बात ही नहीं। फिर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है।
जो बोधगया में 80 फीट प्रतिमा है वो किसने बनाई? जापानियों ने, याद रखिएगा। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। आप अगर सोचो कि सर्वप्रथम स्तूप जो है सिर्फ बुद्ध धर्म बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के टाइम से ही स्तूप का उसमें उल्लेख मिलता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो है सांची का स्तूप। ठीक है, जो सांची का स्तूप, ऐसा कोई लेना देना नहीं है भगवान बुद्ध के किसी जीवन की किसी भी घटना से। किसे एशिया के ज्योति पुंज के रूप में जाना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके बाद सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? ललित विस्तार पे। ओके, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। समझ रहे हो? हीनयान में देवी देवताओं की पूजा करना मना है, महायान में ये, हीनयान की तो शुरुआती में ही हुआ था, जो भगवान बुद्ध ने ही बोला था मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। लेकिन टाइम के साथ ही भगवान बुद्ध को ही लोगों ने एक भगवान बना दिया, भगवान की मतलब एक उपाधि दे दी और फिर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो महायान में देवी देवताओं की पूजा का उल्लेख मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और भी डिफरेंस देखनी है तो आप मेरे जो लेक्चर हैं इसके बुद्धिज्म के, वो आप देखो, 3 लेक्चर हैं, बहुत ही अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन की है मैंने उसमें, है ना। आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप वो वीडियोस देखो। इसके बाद गौतम बुद्ध को एक देवता के का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है? कनिष्क, वही जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कनिष्क राजा होता है, तब इनको देवता का मीन्स एक स्थान मिलता है भगवान बुद्ध को। और वहीं से ये जो है संप्रदाय, जो चौथी समिति होती है, उसमें हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है। ओके, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? आप देखो, सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव ही कौन रखता है? बौद्ध धर्म। इसके पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, तमाम सारे आडंबर थे लेकिन मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल से आप वैदिक धर्म या हिंदू धर्म लगा दोगे, जबकि आंसर बौद्ध धर्म होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग है। देन गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र। ठीक है, ये आईएएस में पूछा हुआ है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। ओके, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये जो मार है, कामदेव, उनको मार भी बोलते थे। तो कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है, ये इस चीज को दिखाता है। अच्छा, एक चीज और है, जो आईएएस की परीक्षा में जो बुद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये तमाम सारी जो मूर्तियां है ना, प्रतिमा है जो बुद्ध की, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे उनमें जन्म स्थान और मृत्यु स्थान ये सब नहीं पूछेगा, आपसे वो उनकी फिलॉसफी के बारे में पूछेगा, बुद्ध धर्म के दर्शन के बारे में पूछेगा। आईएएस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। उनकी जो तमाम सारी प्रतिमा है वो कब कहाँ बनी, किसने बनाई, कौन सी कला थी, वो सब पूछेगा। ठीक है, और जो उपदेश थे उनके बारे में पूछेगा, है ना। तो ये चीज आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? गुप्त काल से। तो ये जो प्रतिमा है जिसके बारे में अभी बताया मैंने, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये गुप्त काल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पदम पाणि। ठीक है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? पद्म पाणि। देन हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कहां पर? कारले में। ठीक है, देन प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। ठीक है, इनको चाइना भेजा गया था प्रथम शताब्दी में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? नागार्जुन। ओके, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। ओके, ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। ठीक है, और 3 और केंद्र हैं आपके, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। एक्चुअली 3 केंद्र हैं मेन, तो ये आप याद रखना। आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो बाकी 3 नहीं होंगे, बाकी एक ऑप्शन होगा, उसमें से नालंदा हो सकता है, वल्लभी हो सकता है, विक्रमशिला। तो उसमें नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों बिहार में थे और वल्लभी गुजरात में। ओके, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? गुप्त काल में हुई थी।
ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ये बीवीएस से पूछा गया था, और बिहार की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध धर्म से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो एरिया ही वही उन्हीं का ही है। देन सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? वज्रयान। ठीक है, ये तीसरी ब्रांच डेवलप हुई थी, और हीनयान महायान के बाद वज्रयान। तो ये सुल्तानी युग में काफी ज्यादा प्रभावशाली थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे डिस्कस कर लिए। मुझे लगता है कि इसके बाहर आपको ये जो यूपी पीएससी है, एमपी पीएससी है, इसमें नहीं मिलेगा। आपका काम बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। इसके बाद बहुत ही अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो जो बुद्ध धर्म के जो 3 मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, वो तीनों के लिंक नीचे दे दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हो। थोड़ा अच्छा लगे तो तीनों वीडियो कंप्लीट करना, ठीक है। बट ये है, आपको उसको देखने के बाद फिर बुद्ध धर्म की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करिए, कमेंट करने से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस। ठीक है, व्यूज तो काफ़ी कम मिलते हैं, पर कोई बात नहीं, जो अच्छे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो देखें, बस वही चाहिए मुझे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।